नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिराम जीएस पॉइंट में। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए कंबाइन होगा। और इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रहेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। तो आज हम पहला चैप्टर जो है संविधान का विकास व निर्माण है। आइए इसमें देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें आगे है संविधान क्या है। संविधान जो है एक राज्य हेतु विशिष्ट वैधता वाला कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें राज्य के मूलभूत संस्थानों की स्थापना के ढांचा, कार्यप्रणाली व नियंत्रण करने वाले सिद्धांत होते हैं तथा यह विभिन्न संस्थाओं की संरचना, संगठन, क्षेत्राधिकार एवं उनके प्रमुख अधिदेशों को भी निर्धारित करता है तथा उनके मध्य जो है संबंधों को यह परिभाषित भी करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के अलग अलग कार्यों को निर्धारित करता है तथा इन तीनों के मध्य जो है संबंधों को भी निर्धारित करता है, इन तीनों की शक्तियों को भी निर्धारित करता है तथा ये तीनों एक दूसरे पे हावी ना हो, इस चीज को भी यह निर्धारित करता है। इसके साथ ही यह राज्य को कुछ शक्तियां भी देता है तथा नागरिकों को भी कुछ शक्तियां देता है, जिससे राज्य जो है नागरिकों की शक्तियों का हनन ना कर सके तथा नागरिकों के लिए यह कर्तव्य भी निर्धारित करता है। इस प्रकार संविधान जो है एक राज्य के हेतु एक मौलिक दस्तावेज होता है, जिसके द्वारा पूरा देश को की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था तथा संस्थाओं को चलाया जाता है। आइए अब देखते हैं कि संविधान के कार्य और उद्देश्य क्या होते हैं। तो संविधान का कार्य और उद्देश्य में यह किसी भी राष्ट्र के शासन व्यवस्था व विचारधारा को दर्शाता है। यह राष्ट्र के मूलभूत कानूनों, सिद्धांतों व आकांक्षाओं को भी दर्शाता है तथा जिस आकांक्षाओं को भी दर्शाता तथा इन कानूनों व सिद्धांतों को एक प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जाता है, जिसे संविधान संशोधन कहते हैं। सरकार जो है वह नागरिकों नहीं, संविधान जो है सरकार और नागरिकों को कुछ शक्तियां व कर्तव्य निर्धारित करता है तथा संविधान जो है सरकार पर कुछ सीमाएं तय करता है। इसका अर्थ यह है कि सरकार इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। उदाहरण के तौर पर देख लें तो मूल अधिकारों में संशोधन या कमी जो है वो विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत ही कर सकती है, उसमें भी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। आइए अब आगे देखते हैं संविधानवाद क्या होता है। तो संविधानवाद वह व्यवस्था होती है जिसमें सरकारों या शासकों को सामान्यतः लिखित और अलिखित संविधान के माध्यम से क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर रहकर कार्य करने हेतु बाध्य करती है। अर्थात जो संविधानवाद होता है उसका मतलब ये रहेगा कि जो भी शासक या सरकार रहेगी उसे एक सीमा के भीतर ही काम करना है, उससे अधिक जाकर के नहीं काम करना है, उसे संविधानवाद कहा जाता है। और इसमें सीमित सरकार और विधि के शासन के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। सीमित सरकार का मतलब ये होगा कि एक निर्धारित ढांचा होगा, ये नहीं है कि मतलब किसी को भी कितना भी बड़ा कैबिनेट बना लिया जाए, कितने ही लोगों को मंत्री बना लिया जाए, तो ये इसमें नहीं रहेगा। उसमें एक सीमित सरकार रहेगी तथा विधि के शासन अर्थात कानून के शासन को सर्वोपरि रखा जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि बिना कानून के ही किसी को सजा मिल जाए या बिना कानून के ही मतलब शासन किया जा रहा है, जो राजा का मन कर रहा है वो फरमान जारी कर दिया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं होगा। संविधानवाद का मतलब यही होता है। संविधानवाद के बारे में कुछ जो राइटर्स हैं उनके थॉट्स देख लेते हैं। केसी व्हीलर और एवं डब्ल्यू.जी. एंड्रूज के अनुसार शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, न कि शक्तियों का केंद्रीकरण होना चाहिए। जैसे कुछ शक्तियां जो है केंद्र के पास हो तथा कुछ शक्तियां जो है राज्य के पास होनी चाहिए। इसी तरह न्यायपालिका
के पास में कुछ अधिकार होने चाहिए तथा कुछ अधिकार जो है विधायिका के पास में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारा का सारा एक ही तंत्र के पास में सब कुछ हो। और इस संविधानवाद में न्यूनतम स्वतंत्रता पर न्यूनतम प्रतिबंधों का आरोपण होता है। मतलब माफ़ करिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर न्यूनतम प्रतिबंधों का आरोपण होता है। मतलब जो स्वतंत्रता है वो पूरी तरह से होती है। ऐसा नहीं है कि उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो, उसमें बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शन रहनी चाहिए। और अधिनायकवादी या तानाशाही नेतृत्व नहीं होता है। इसमें चुनी हुई सरकार रहती है और इसमें जैसा एक व्यक्ति का ही मनमाना नहीं होता है कि एक ही व्यक्ति जो बोल रहा है वही होता रहेगा। इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है। जैसे भारत में है, जो मंत्रिपरिषद रहते हैं वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है और समाज में बहुमत के हितों को स्वीकृति होती है। राजतंत्र में भी संविधानवाद हो सकता है यदि शक्तियों का केंद्रीकरण न हो। और इसका सही से उदाहरण देखा जाए तो ब्रिटेन है, जहाँ पे राजतंत्र तो है परंतु वहाँ पे भी संविधानवाद लागू है, क्योंकि वहाँ पे जो शक्तियाँ हैं वो राजा के पास में न होकर के ब्रिटिश संसद के पास में है। आइए अब देख लेते हैं भारत में संविधानवाद की निम्न विशेषताएं। तो भारत में जो संविधानवाद है उसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत के संविधान में जो है लिखित संविधान है, संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ पे विधि का शासन है, शक्तियों का पृथक्करण व नियंत्रण एवं संतुलन है और नम्य संविधान है। मतलब न ज़्यादा ही ठोस है और ना ही ज़्यादा लचीला है। अपरिवर्तनीय मूल ढांचा है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मूल ढांचे में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। सरकार का संघीय स्वरूप भी है यहाँ पर और स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन है तथा अन्य भी बहुत सारे विधिक प्रावधान दिए गए हैं, जिससे यह साबित होता है कि भारत में संविधानवाद है। आइए अब इस क्रम में देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान का विकास क्रम, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कंपनी के शासन जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है, जो कि 1753 के चार्टर अधिनियम तक रहता है। जो चार्टर अधिनियम 1753 का जो चार्टर अधिनियम था वो 1853 का चार्टर अधिनियम था वह 1858 तक चलता है। उसके बाद से ताज का 1857 की क्रांति के बाद ताज का शासन शुरू हो जाता है, जो कि 1858 के भारत शासन अधिनियम से शुरू होकर के 1947 तक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक रहता है। इसके दौरान भारत के संविधान का निर्माण, ये जितने भी कानून बनते हैं वो भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी के साथ 1946 में भारत के संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है बन करके सामने आया और लागू हो गया। आइए अब देख लेते हैं कि कंपनी के शासन 1773 से लेकर के 1858 के दौरान संविधान का विकास किस किस क्रम में हुआ। तो सबसे पहले जो आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके पर से उस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां होने के कारण 1781 का संशोधित अधिनियम आया। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर 1786 का चार्टर अधिनियम आया। कायदे से देखा जाए तो 1773 के बाद से 20 वर्षों के बाद 1793 का चार्टर अधिनियम आना चाहिए था, किंतु इसमें कुछ न कुछ कमियां होने की वजह से ये तीनों आए। फिर उसके ऊपर से 1793 का चार्टर अधिनियम आया। उसके बाद 20 वर्षों के बाद उसे उसकी कमियों को दूर करके तथा उससे मतलब एक तरह से ऑब्जर्व करके पूरी तरह से फिर 20 साल के बाद 1813 का चार्टर अधिनियम आया। उसके बाद 20 साल बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया। फिर लास्ट जो है कंपनी के शासन के लिए आया था 1853 का चार्टर अधिनियम आया था। इसके बाद से जो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ताज का शासन शुरू कर दिया गया। इसके बाद जो है ताज का शासन शुरू होता है, जो कि 1857 से लेकर के 1947 तक रहता है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो भारत शासन अधिनियम 1858 आता है 1857 की क्रांति के पश्चात। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आता है। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है।
फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी खाते हैं। और फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। उसके पर से सबसे अंतिम जो आता है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। इसके बाद से भारत आज़ाद हो जाता है तथा ताज का शासन जो है समाप्त हो जाता है। अब हम इसके बाद एक एक करके सभी को कंपनी के शासन के दौरान जो स्टार्ट हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहाँ से पूरी तरह से विस्तार में पढ़ेंगे एक एक एक्ट को, और एक एक जो भारत शासन अधिनियम है इनको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और इनके बारे में जानकारियाँ लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसको लाए जाने का जो कारण था उसके पीछे दैश शासन था। क्योंकि दैश शासन जो था, दैश शासन की प्रणाली से जो कंपनी के अधिकारी थे वो तो बहुत ही लाभ कमा रहे थे, परंतु कंपनी जो है घाटे में चली गई थी। और उसमें कंपनी में बहुत सारा कुशासन आ गया था। अकाल बंगाल में जो है बहुत सारा अकाल पड़ने लगा था और कंपनी के अधिकारियों के बीच में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया था। कंपनी में एक गंभीर वित्तीय संकट से ग्रस्त हो गई थी तथा कंपनी इतनी गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही थी कि उसे अपने गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड का ऋण मांगना पड़ा। अब जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी इसी फेर में थी कि कंपनी जो यहाँ से बहुत ज़्यादा धन मतलब इकट्ठा कर रही थी, लेके पहले प्रॉफिट कमा रही थी। तो सरकार को भी एक मौका मिल गया कि अब किसी तरह कंपनी के अंदर में हस्तक्षेप करें और उसे रेगुलेट करने के लिए, इसीलिए संसद ने वहाँ का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तरह से, इस एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली दफ़ा ही कंपनी के ऊपर सरकार का थोड़ा सा दबाव, या कह सकते हैं कि सरकार का मतलब यह प्रथम प्रयास था कि कंपनी को अपने अंडर में लेना स्टार्ट कर देती है। 1773 के अधिनियम के प्रावधान निम्न थे। इसमें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर माफ़ करिएगा, इसमें बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और तथा इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वारिंग हेस्टिंग था और इसके तहत में बम्बई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। यानी बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में आ गए थे। और 1774 के कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के अधिकारियों को निजी निधि वाणिज्य के प्रवृत्ति यानी व्यापार करने के लिए और तथा निजी व्यापार तथा देसी आबादी से रिश्वत व उपहार दोनों को लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि वहाँ पे थी कंपनी की गवर्निंग बॉडी, के माध्यम से भारत में इनके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर ब्रिटिश सरकार को जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया था। जो मतलब कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी उसको कंपलसरी कर दिया गया कि वो ब्रिटिश सरकार को अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी वो ब्रिटिश सरकार को देती रहे। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट का हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में क्या महत्व था वो देख लेते हैं। तो इसका संवैधानिक महत्व यह है कि इसके भारत में केंद्रीकरण प्रशासन के सिद्धांतों की स्थापना किया। इसका जो संवैधानिक महत्व है, इसका भारत में केंद्रीकृत प्रशासन का, अच्छा यहाँ से ही मतलब जैसे बंगाल के अंडर में ही बम्बई और ये मद्रास आ जाते हैं, तो यहाँ से मतलब एक तरह से एकीकरण की नींव पड़ जाती है। तो ये हमारे भी जो देश का संविधान गठन हो रहा है उसमें एक तरह से देखा जाए तो ये नींव यहीं से पड़नी शुरू होती है। जो हमारे 1950 में जो संविधान बन के तैयार होता है उसमें भी एकीकरण में यह भूमिका निभाता है। 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें बहुत सी कमियां थी, तो उन कमियों को संशोधित करने के लिए या उन कमियों को दूर करने के लिए जो है 1781 का संशोधन अधिनियम आया था। इसमें जो है इसके लाने के पीछे का कारण वही है जो 1773 की कमियों को दूर करना तथा एक्ट ऑफ अ सेटलमेंट
इसका दूसरा नाम था। मतलब ये जो 1781 का संशोधित अधिनियम आया था, इसका दूसरा नाम जो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 था। और इसमें प्रावधान क्या क्या थे? तो इसमें प्रावधान थे, राजस्व से संबंधित जो सभी मामले थे वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मतलब अलग थे। उसमें न्यायालय की कोई दखलबाजी नहीं रहेगी, जो भी राजस्व का मामला रहेगा। गवर्नर जनरल और इसकी परिषद और कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा उनकी अपनी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से छूट दी गई थी। इसमें जो भी उनके कार्य रहेंगे उनमें उसके लिए उन्हें मतलब पर्सनली उत्तरदायित्व तो नहीं रहेगा, उन्हें छूट रहेगा। उन पे उस आधार पर, कार्यों के आधार पर मुकदमा नहीं चलाएगा जाएगा, जो भी आधिकारिक कार्य रहेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कार्य के दौरान में कुछ भी अनैतिक करें तो उन पे चलाया जा सकता था। जैसे आज के दिन टाइम पे देख लिया जाए तो जो भी मतलब डीएम वगैरह रहते हैं या सरकारी कर्मचारी रहते हैं, तो उनके लिए गए फैसलों पर आप जो मुकदमा होगा तो वो उनके ऊपर पर्सनली नहीं होगा, वो उनके कार्यों के ऊपर होगा। और इसका महत्व क्या हुआ? तो इस अधिनियम का महत्व जो हुआ कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक रेखा खींच दी गई तथा इनको अलग अलग दिखाने का प्रयास किया गया और इनके मतलब शक्तियों को अलग अलग बताया गया। ये हमारे संविधान के लिए भी एक तरह से आधार था, क्योंकि आज जो हमारा संविधान है उसमें भी कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार अलग अलग दिए गए हैं तथा उनके शक्तियाँ भी अलग अलग दी गई हैं। तो यहाँ से एक तरह से हमारे 1781 का जो संशोधन अधिनियम है वो हमारे संविधान के लिए एक आधार तैयार करता है, जो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा करता है या अलग अलग उनके शक्तियों को निर्धारित करता है। 1781 के संशोधित अधिनियम के बाद से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसका भी इस पिट्स इंडिया एक्ट को लाने के पीछे का कारण जो था वो 1 मिनट माफ़ करिएगा, यहाँ पे 1700 रहेगा, 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया था तथा इसमें कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक करना था। मतलब जो वाणिज्यिक कार्य थे वो अलग रहेंगे लेन देन वाले, और राजनीतिक कार्य यानी मतलब शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, ये सब काम अलग थे। हड़पने उपने जैसे राज्य हड़पने की नीति वगैरह वो सब अलग रहेगा। और इसमें प्रावधान क्या क्या थे? इसके द्वारा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो मतलब राजनीतिक कार्यों को देखेगा, वह वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशन मंडल का गठन किया गया था। और इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड को ईआईसी के कार्यों, असैनिक, नागरिक व सैन्य तीनों, असैनिक यानी जिसमें नागरिक थे, और सैन्य व राजस्व गतिविधियों को, ये इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड था वो देखता था के अधीक्षण में एवं नियंत्रण करने के लिए सशक्त बनाया। और पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसका महत्व यह था कि इसके द्वारा दैश शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत में। और इसके बाद जो है वो आता है 1786 का चार्टर्ड अधिनियम। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 का चार्टर्ड अधिनियम आया। इसमें ये अधिनियम जो है खास करके लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांगों को पूरा करने के लिए लाया गया था। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांगे उसमें क्या थी कि विशेष मामलों में उसकी परिषद के निर्णयों को दूर करने की शक्ति दी। मतलब जो भी ये जो निर्णय रहेंगे यहाँ पे दूर करने की नहीं रहे, रद्द करने की शक्ति दी जाए। मतलब विशेष मामलों में परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति जो है उसके पास में आ जाए, दूर की जगह रद्द करने की शक्ति मिल जाए। और वे कमांडर और इन चीफ भी होंगे, मतलब उनके पास में सैनिक शक्तियाँ भी आ जाएं। तो ये इसी मांग को पूरा करने के लिए 1786 का चार्टर अधिनियम आया था।
1783 के चार्टर अधिनियम के बाद से 1786 के चार्टर अधिनियम के बाद से 1793 का चार्टर अधिनियम आता है। इसके लाए जाने के पीछे कारण क्या था कि इसे ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए पारित किया गया था, जैसा कि वो 20-20 साल पे करेंगे, ऐसा मतलब उनका एक प्रावधान था। और इसके अंदर में प्रावधान क्या क्या थे कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अतिरिक्त 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बस इसमें यही एक प्रावधान था। और इसके बाद से आएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम लाने के पीछे का कारण यह था कि ब्रिटिश व्यापारियों तथा कुछ सांसदों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध किया कि भाई भारत में जा कर के व्यापारी बोलते थे कि हमें भी आज़ादी हो वहाँ पे जा कर के काम करने की, और सांसद इस मत का समर्थन करते थे क्योंकि जो व्यापारी थे सांसदों को कुछ धन वगैरह दे करके अपनी बात को संसद में रखवाते थे। तब ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 का चार्टर अधिनियम लाया गया। अब इसमें प्रावधान क्या क्या थे, तो इसमें यह प्रावधान था कि चाय और चीन के साथ में व्यापार को छोड़ करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अर्थात यहाँ पे अब बाकी के भी जो ब्रिटिश व्यापारी हैं वो आ करके व्यापार कर सकते हैं। और इस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत में भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और भारतीय के स्टूडियो के शिक्षा के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान बनाया गया, परंतु एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया था। और ईसाई मशीनरियों को भी भारत आने की अनुमति दी गई। जब व्यापारी मतलब बोल रहे थे कि हमें भारत जाना है, तो जो ईसाई मशीनरी थे, मतलब जो चर्च के कार्यकर्ता थे, वो भी बोलने लगे कि हमें भी भारत जाना है। तो गवर्नमेंट ने पूछा भाई आपको क्यों जाना है, तो उन्होंने ये बताया कि हम जाएंगे वहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसलिए उन्हें भी अनुमति दे दी गई कि भाई आप भी जाइए और क्रिश्चियनिटी का मतलब प्रचार प्रसार करिए, भारत में लोगों को ईसाई बनाइए। तो वो भी भारत आना शुरू हो गए और इसके द्वारा स्थानीय निकायों को कर लगाने और उन पर भुगतान न करने पर दंड देने का अधिकार दे दिया गया। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन था। और इसी के साथ में 1813 का चार्टर अधिनियम में ये कुछ मतलब प्रमुख विशेषताएं थी। अब इसके बाद जो आता है वो 20 वर्षों के बाद 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम, तो इसे लाए जाने का कारण क्या था, इसे सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। और इसके द्वारा जो है केंद्रीकरण को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया था, इसे इसीलिए लाया गया था। और इसमें प्रावधान थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक था। इस अधिनियम के द्वारा ऐसी सरकार का गठन किया गया जिसका ब्रिटिश सरकार क्षेत्र वाले संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण था। मतलब इसके द्वारा एक ऐसा सरकार बनाया गया जिससे जो है वो जहाँ जहाँ ब्रिटिश सैनिक थे, जहाँ जहाँ पे भी उनके अधिकार क्षेत्र था, वहाँ पर जो है वो भारत के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। तथा इसमें आगे प्रावधान ये था कि इसके द्वारा इसने कानूनों के संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की। और ये मतलब प्रावधान था इस अधिनियम के द्वारा, इस चार्टर अधिनियम के द्वारा लॉर्ड मैकाले जो है प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाए गए। जो लॉर्ड मैकाले थे वो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके द्वारा EIC के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वो मतलब चाय और चीन का जो छूटा हुआ था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने हेतु यहाँ पे पहला प्रयास किया गया था, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनके विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा जो भारतीयों के लिए सबसे खास था कि दास प्रथा का अंत कर दिया गया। और इस अधिनियम का महत्व क्या हो सकता है, तो इस अधिनियम का जो महत्व था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश ताज का ट्रस्टी बनाया गया था और भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया था।
इसके बाद से जो आएगा हमारा लास्ट कंपनी के शासन में 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद जो आता है 1853 का चार्टर अधिनियम है। तो इसे लाए जाने का कारण वही था कि 20 वर्षों के बाद से चार्टर को अधिनियम नवीनीकृत करना तथा यह ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अंतिम चार्टर अधिनियम था कंपनी के लिए, क्योंकि अब इसके बाद तो कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। इसमें प्रावधान यह था कि पहली बार जो है गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को स्पष्ट रूप से पृथक कर दिया गया और यह एक अलग भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 6 नए सदस्य विधान पार्षद यानी काउंसलर जो थे, विधान पार्षद या काउंसलर जिन्हें बोला जाता था, के रूप में शामिल थे। विधान परिषद एक छोटी संसद की तरह थी और इस प्रकार इस एक्ट के द्वारा भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। 1853 के चार्टर की अगली विशेषता यह थी कि इसमें जो प्रावधान था, इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया और जिसके द्वारा 1854 में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन भी किया गया था। पहली बार जो है भारतीय विधान परिषदों में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया गया इसी अधिनियम के तहत में। और इसके साथ ही बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और पश्चिमी प्रांत की स्थानीय सरकारों के द्वारा 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम का महत्व क्या हुआ कि इसके द्वारा यह प्रशासन और कानून बनाने में भारतीयों को शामिल करने की दिशा में पहला कदम था। मतलब जो चार्टर अधिनियम था, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारतीयों को प्रशासन और कानून बनाने में शामिल किया जाए तथा इसमें यह भी संकेत दिया गया कि जब संसद की इच्छा के अनुसार जो है ईआईसी को कभी भी ईआईसी के द्वारा शक्तियों को कभी भी लिया जा सकता है और पूरा का पूरा जो है शासन व्यवस्था वो संसद अपने हाथ में ले लेगी। तो ऐसा ही हुआ जैसा कि उन्होंने यहाँ पे संकेत कर दिया था और 1857 का विद्रोह इसी के दौरान हो जाता है और उसके बाद से जो है पूरा का पूरा शासन व्यवस्था जो है ताज के हाथों में चला जाता है। तो इसके बाद जो भी आएगा वो 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, जो वहाँ से जो है ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे कि ब्रिटिश ताज का शासन देखेंगे कि ताज के अंदर में कैसे कैसे शासन हुआ और वहीं पे हम इस चैप्टर से जुड़े हुए पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जो कुछ भी गलती हो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।